नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ओली, राष्ट्रपति, गृह मंत्री के निजी आवास पर ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ के बाद आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर में घुसकर उन्हें पीटा। वहीं वित्त मंत्री विष्णु पौंडोल को काठमांडू में उनके घर के नजदीक दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक प्रदर्शनकारी उनके सीने पर लात मारता दिख रहा है। इन हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर से कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इस हिंसा में अब तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के निजी आवासों पर हमला किया। इन घरों को आग के हवाले कर दिया। पड़ोसी देशों में तख्तापलट में हालिया मामला बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में साल 2022 से ही राजनीतिक माहौल देखने को मिला। मई 2024 में तो जनता का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। राजधानी ढाका समेत कई शहरों में शेख हसीना सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आवामी लीग और उनकी छात्र इकाई लंबे समय से विपक्ष को दबा रही है। नतीजा यह हुआ कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हो गया। राजनीतिक अस्थिरता के मामले में भारत का दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी मुसीबतों के साथ खड़ा रहता है। मई 2023 में तोशा खान मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी ने देश भर में आग लगा दी। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक सरकारी इमारतें जलने लगी। यहां तक कि सेना के ठिकाने भी निशाने पर आ गए। इसके चलते देश में इंटरनेट बंद किया गया और कर्फ्यू जैसे हालात हो गए। इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच ये वो मौका था जब पहली बार ये वो पल आया जब पाकिस्तान की जनता ने पहली बार खुलेआम सेना के खिलाफ गुस्सा दिखाया। इस प्रदर्शन में कई लोगों के मारे जाने की खबर है और हजारों के गिरफ्तार होने की खबर भी सामने आई। पाकिस्तान से पहले भारत के दक्षिण में पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के भी हालात ठीक नहीं रहे। 2022 में श्रीलंका में आर्थिक संकट ने जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया। वहां बिजली कटौती, महंगाई, ईंधन की कीमतों ने विरोध की ऐसी चिंगारी भड़काई जिसके बाद मुल्क में तख्तापलट हो गया। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग कोलंबो में राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए। तत्कालीन राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को देश छोड़कर जाना पड़ा। नेपाल के लगभग सभी प्रमुख अखबारों में इस प्रदर्शन को कवर किया गया है, लेकिन भारत की तरह नहीं। भारत में कोई प्रदर्शन होता है तो सबसे पहले उस प्रदर्शन को डीरेल करने का काम इस देश का मीडिया करता है। इस देश का मीडिया उस प्रदर्शन को माओवादी, नक्सलवादी, आतंकवादी न जाने कितने एंगल से जोड़कर उस प्रदर्शन की मांगों को ही खत्म करने की कोशिश करता है। प्रदर्शन के औचित्य पे ही सवाल उठा देता है। सरकार विरोधी बताते हुए देशद्रोही का ठप्पा लगा देता है। ये इस देश का मीडिया करता है। लेकिन नेपाल का मीडिया क्या कर रहा था? नेपाल का मीडिया और वहां के तमाम प्रमुख अखबारों में प्रधानमंत्री ओली की आलोचना देखने को मिली, सत्ता की आलोचना देखने को मिली। बताया जा रहा है कि सोमवार को हुई हिंसा के जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं। इसको प्रमुख तौर पर मीडिया ने वहां पर चलाया। नेपाल के एक प्रमुख अखबार द काठमांडू पोस्ट ने पीएम ओली के इस्तीफे की खबर पर लिखा कि विनाशकारी विरोध प्रदर्शनों के बीच पीएम ओली ने इस्तीफा दिया। काठमांडू पोस्ट के संपादकीय में सोमवार को हुई हिंसा को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया। संपादकीय में लिखा गया कि सोमवार को नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे खूनी दिन रहा, जब सुरक्षा बलों ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ आवाज उठाने वाले जनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों पर आतंक बरसाया। संसद भवन के सामने ओली की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई सामने आई और जब उनके समर्थकों पर निर्दोष युवाओं पर गोली चलाई गई। 2008 में लोकतंत्र की वापसी आंदोलन के समय तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र शाह के समय भी इतनी ही हत्याएं हुई थी। नेपाल के एक और अखबार नेपाली टाइम्स ने 8 सितंबर की घटना को लेकर रिपोर्ट छापी, जिसमें लिखा कि यह आंदोलन ऑनलाइन शुरू हुआ विरोध का हिस्सा है जिसका नेतृत्व युवा नेपाली कर रहे हैं। नेपाल टाइम्स ने लिखा कि इस आंदोलन में उन्होंने नेताओं और प्रभावशाली हस्तियों के बच्चों और रिश्तेदारों के मिले विशेषाधिकारों के भड़कीले प्रदर्शन का सामने लाकर रख दिया है। इससे नेपाल में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अमीरी गरीबी की खाई को लेकर व्यापक चर्चा छिड़ गई है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का सामना कर रहे नेपाली युवाओं ने हाल ही में बांग्लादेश में हुई सड़क आंदोलन को देखा है। वहां सरकारी नौकरियों और कोटों पर आधारित
जो भर्तियां थी उसके खिलाफ छात्रों ने आंदोलन किया और शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। यानी नेपाल का मीडिया भी प्रदर्शनकारियों की मांग को जायज ठहरा रहा था, सरकार के काम करने के ढंग पर सवाल उठा रहा था। वो ये नहीं कह रहा था कि ये प्रदर्शनकारी आतंकवादी हैं, कहीं से फंडेड हैं, चीनी हैं, चीन से फंडेड है या अमेरिका से फंडेड है। ये मीडिया की एक भूमिका थी। लेकिन भारत पे क्या था? मणिपुर जलता रहा, सवाल पूछने वाला कोई नहीं। सवाल जो पूछेगा उसको ही देशद्रोही इस देश का मीडिया बताने लगा। मणिपुर से लेकर किसान आंदोलन की बात करें, CANRC के आंदोलन की आप बात कर लीजिए, हर जगह जहां जहां जायज मांगों को लेकर छात्र प्रदर्शन करने के लिए उतरे, आम जनता प्रदर्शन करने के लिए उतरी, भारत में उनको ही डिरेल किया गया, केसेस लगाए गए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की बात आई, मामला कोर्ट तक पहुंचा। बहुत से प्रदर्शनकारी तो इस देश में अभी भी जेल में हैं बिना ट्रायल के 5-5 साल से वो जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन इस देश का मीडिया एक तरफा रिपोर्टिंग के उस दौर में जा चुका है जहां से उसे सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। बहरहाल पड़ोसी देशों में जो हो रहा है वो चिंताजनक है, उस पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। सरकार के स्तर पर यह काम किया जा रहा होगा और सरकार कर भी रही है। बहरहाल नेपाल में स्थिति स्थिर हो, वहां पर लोग सुरक्षित रहें, रोजगार पा सकें, शिक्षा पा सकें और पड़ोसी देशों की स्थिरता ही भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो स्थिर होंगे तो भारत के जो सीमाएं हैं वो भी सुरक्षित और स्थिर रहेंगी। ऐसे में हर देश में जन भावनाओं को समझने वाली सरकार आए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।